आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस बहुत ही प्यारे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व नहीं बल्कि ऑप्शन को सेलेक्ट करने के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ लॉजिक्स की, जिन लॉजिक्स की मदद से जो क्वेश्चन के लूप होल्स हैं, जो ऑप्शन के लूप होल्स हैं, उनकी सहायता से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में समय का बहुत बड़ा रोल है। और यदि आप इस तरह की अप्रोच रखते हैं, इस तरह के लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कॉम्पिटिटिव रेस में यकीन मानिए आप औरों से बहुत आगे हैं। तो आइए आज सीखते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट को। इस प्रश्न में यह लॉजिक्स कैसे काम कर रहा है ये देखेंगे, साथ ही साथ और भी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे इस प्रश्न की बात करते हैं, कहा है कि 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। ये किस्त से संबंधित सवाल है। तो अगर आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न में जो आए हुए जो टर्म्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक तो इसमें टर्म आया है किस्त, दूसरा टर्म आया है चक्रवृद्धि ब्याज, और एक और टर्म है ये दर वार्षिक। ठीक है, इनकी समझ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको होगी। थोड़ी सी मैं यहाँ पे किस्त के बारे में आपको एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहूँगा कि किस्त क्या है। यहाँ पे 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो जैसे अपना ये धन है, ठीक है, एक बात समझिए कि अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो बिल्कुल प्रश्न के ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। थोड़ी सी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर रहा हूं। जैसे ये हमारा ये पूरा धन है, ठीक, और देखिए आप ऑप्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, ठीक। तो ये आपका पूरा ये जो दिया हुआ ऋण है, जो उधार लिया गया, तो देखिए जब भी इस पे ब्याज जोड़ा जाएगा तो पहले साल तो इस पूरे धन पे ब्याज जुड़ेगा, यानी कि इसका 5% निकाल करके इसमें जोड़ देंगे। अभी देखिए यहाँ निकालने नहीं जाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये धन कुछ हो जाएगा, है ना। ये धन मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कुछ इसमें ये जुड़ जाएगा। अब वो जो बंदा उधार लिया है वो क्या करेगा कि इसका कुछ हिस्सा यानी इंस्टॉलमेंट के रूप में यहाँ पे कर देगा। ये जो भी टोटल धन यहाँ पे मिला इसका कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर दिया। अब क्या होगा कि अब जब ये कुछ पे कर दिया है तो इसमें से अब जो बच गया, अब इसका कुछ धन मान लीजिए कि यहाँ पे बच जाएगा। कितना बचेगा उसकी चिंता मत कीजिए, ये बचेगा। जब अगली साल यानी कि दूसरे वर्ष ये अपना इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होगा, जब दूसरे साल अपना इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होगा यानी कि वह भी इंस्टॉलमेंट इसी के बराबर होगी। इसमें और इसमें ये आइडिया तो आपको पता है गई कि ये समान किस्तों में चुकाना है, तो जितना यहाँ पे किया दूसरे वर्ष के अंत में इतना पे करेगा। अब यहाँ पे एक आइडिया को पकड़ना है आपको कि यहाँ पे ये जो इसके पास बचा है, ठीक ना, ये जो इसके पास यहाँ पे बचा है दूसरे वर्ष के लिए भी इस पे 5% ये जोड़ा जाएगा, ठीक है। 5% यहाँ पे क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद ये इस इंस्टॉलमेंट के बराबर आएगा। और इस तरह से ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने की। तो इस प्रकार से
ये पूरा अपना 2 किस्त कंप्लीट करेगा। ये है किस्त की आइडिया। अब सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पे फिर देखिए देखिए ये ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन से दूर रखना चाहता हूँ कुछ और चीज़ों को सिखा करके। गौर कीजिएगा। तो ये इंस्टॉलमेंट की आइडिया आपने समझ रखी। अब देखिए मैं आपसे क्या कहता हूँ कि जब ये 5% निकाल रहा होगा तो ये 1025 का निकाल रहा होगा ना। तो आप 1000 को मान लीजिए अलग कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। आप इस 25 का 5% निकालिए। ये जो 25 रुपया है यहाँ पे जोड़ा होगा ना जी, इसका भी निकाल करके। तो इस 25 का यदि आप 5% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 से 5 125, यानी कि 1.25 रुपया होगा। 1.25 रुपया होगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे इसने जो किस्त पे की है, यदि मान लीजिए यदि इस किस्त में ये जो जुड़ के आया है, यहाँ पे जुड़ेगा ना इसके साथ 1.25 रुपया लास्ट में जुड़ेगा। यदि इस किस्त में इसने इस 1.25 रुपये को नहीं पे किया होगा, 1.25 रुपये को नहीं पे किया होगा, ठीक है, बात समझिए। यानी इकाई के अंक से दशमलव वाले अंक के जो नंबर हैं इसको नहीं पे की करता, यदि नहीं पे करता तो क्या पे करता? तो पे करता यहाँ पे 0 लगा के और इधर कुछ भी डिजिट पे कर लेता, ठीक है। लेकिन अब ये छूट जाता, और यदि ये छूट जाता तो यहाँ पे ये होता, इधर जो भी राशि होती ही साथ में ये 1.25 रुपया भी होता और इस राशि का भी ब्याज यहाँ पे लगता। तो जब अगर इस पे भी ब्याज लगता तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप चाहें तो देख सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो आप ज़रा सोच के भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे जो राशि आने वाली है जोड़ करके, वो दशमलव के कई स्थानों तक आने वाली है, दशमलव के कई स्थानों तक आने वाली है। जबकि आप यहाँ मान के चले हैं कि वो दशमलव वाला हिस्सा या इकाई वाला हिस्सा पे नहीं किया है। तो अगर नहीं पे किया है इसका मतलब कि ये वाले सारे हिस्से इसमें ये तो रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ और दशमलव के हिस्से जुड़ जाएंगे। और जबकि आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे दशमलव का कोई हिस्सा इसने पे नहीं किया है, और दशमलव का हिस्सा यदि इसने यहाँ कोई नहीं पे किया है तो फिर इस इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करेगा, है ना? क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दशमलव का हिस्सा यहाँ नहीं पे किया है तो यहाँ भी इसको नहीं पे करना हो चाहिए, और यदि यहाँ पे किया होगा तो यहाँ भी पे करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जो दशमलव वाला पार्ट आ रहा है इसको मान लीजिए कुछ समय के लिए कि इसने यहाँ पे नहीं पे किया, यहाँ नहीं पे किया तो यहाँ पे और समस्या खड़ी हो गई, दशमलव वाली और संख्या आ जाएंगी। इसका मतलब ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जब ये पे कर रहा होगा, यहाँ पे जब ये इस राशि को पे कर रहा होगा तो इसे यह पार्ट भी पे करना पड़ेगा, यह पार्ट भी पे करना पड़ेगा। और यदि नहीं पे करता तो यहाँ इस तरह की समस्या का इसे सामना करना पड़ेगा, और जब इस तरह की समस्या यहाँ खड़ी होगी तो ये दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर कैसे होंगे, और जब बराबर नहीं होंगे तो ये बात बैठेगी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ये आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पे जब पहली इंस्टॉलमेंट इसने पे कर रखी होगी, जब पे कर रही होगी तो इस बात को भी इसने यहाँ पे किया होगा। अगर इस बात को यहाँ ये पे किया होगा तो लास्ट में 1.25 पे किया होगा, तभी जाके यहाँ भी वही पे किया होगा, ठीक। तो इसको पकड़िए और अपने ऑप्शन पे चलिए कि क्या ऐसा कोई है क्या, तो आपको ऑप्शन डी ही आपको यहाँ मिलेगा। देखिए मुझे आपको ये लॉजिक समझाना है, लॉजिक थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन ये अगर आप समझ जाते हैं, अब चूँकि मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ, अगर मैं इस पूरे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के
चैप्टर को पढ़ा करके सारे कंसेप्ट को समझा करके समझाता तो कहीं आप और बेहतर समझ पाते। फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को पकड़ पा रहे होंगे। बहुत गहरी बात है, लेकिन यकीन मानिए अगर पकड़ लेते हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं किस्तों से भरा हुआ, या इस तरह की अप्रोच लेकर के चलते हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बनता है। तो अगर आपकी अप्रोच सही है ऑप्शन को पकड़ने के, तो आप कुछ ही सेकेंडों में अपने सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो आपने अगर पकड़ा है तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही होगा। और चलिए इसी अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि एक दो और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगर पिछले इस अप्रोच को आपने समझा है तो ज़रा इसको समझिए। ये भी ठीक उसी तरह का है। कहा है कि 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर, देखिए वहाँ 2 था यहाँ 3 हो गया, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कहा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ये 10% दे करके, ध्यान रखिएगा 10% निकालना बहुत आसान होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये 3 बराबर वार्षिक किस्तों में इसको चुकाने की बात कर रहा है। ठीक है, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में इसको चुकाने की इसने बात की है। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे वही लॉजिक आप लगाइएगा मैं आपको समझाने के लिए। वैसे तो अगर आप समझ गए होंगे तो ये ऑप्शन तुरंत आप टिक कर पाते हैं, फिर भी एक बार और थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये है, तो आइडिया ये है कि पहली बार इस पर ये 10% ब्याज जोड़ेगा, और 10% जब ब्याज जोड़ेगा तो इस 200 का भी ब्याज लेगा, और जब 200 के ब्याज की बात करेंगे तो ये 20 रुपये आएगा ना? बोलिए हाँ बिल्कुल। तो जब 20 रुपये ये ब्याज आएगा तो यहाँ पे जो कुछ भी ये आया होगा, और यहाँ पे वो कोई किस्त चुका रहा होगा, ये वाला पहली किस्त जब दे रहा होगा। और फिर वही लॉजिक मैं आपसे कहूँगा कि सपोज कीजिए कि ये जो लास्ट का 20 रुपया आया है ये नहीं चुकाया, ये लास्ट का 20 रुपया यदि ये नहीं चुकाता, यानी लास्ट के 2 डिजिट के जगह पे ये 0 चुकाता, यही कहने का मेरे मतलब है कि अगर ये लास्ट का 20 नहीं चुकाता तो इनके जगह पे ये 0 चुकाता, और इधर कुछ भी चुकाता है ना। तो अगर लास्ट में ये 0 चुकाता, ऐसे कुछ चुकाता, और इधर कुछ भी डिजिट होता, ऐसा होता अगर ये 20 रुपया नहीं चुकाता, क्योंकि 20 रुपया इसमें जुटेगा, और ये 20 रुपया ये नहीं चुकाएगा, सैकड़ों वालों के हिसाब से, 1000 वालों के हिसाब से चुकाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये 20 रुपया यहाँ पे जब पहली किस्त देने के बाद जो बचेगा उसके साथ लगा रहेगा, और इस 20 रुपये का आप अगले वर्ष जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये 20 रुपये का लास्ट में 2 आ जाएगा, एक 0 हटता चला जाएगा, और यहाँ पे ये लास्ट में 2 आएगा। और एक बार और समझिए कि अगर ये दूसरी किस्त चुकाते वक्त इस 2 रुपये को नहीं चुकाता, तो जब तीसरी किस्त आएगी तो ये दशमलव में 2 आ जाएगा। तो ये तीनों किस्तें अलग अलग हो जाती कि नहीं हो जाती। तो ये अब चूंकि ये किस्तें हैं तो ये बराबर होनी चाहिए थी, इसलिए इनको बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि इस 20 रुपये को इसको चुकाना पड़ेगा, और जब 20 रुपये को चुका देगा तो समस्याएं खड़ी नहीं होंगी। ठीक है, तो अब इसी लॉजिक को सेट करते हुए आप देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा। हाँ, आपके कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं कि क्या पता सर कई ऑप्शनों में लास्ट में 20 मिले। अच्छा देखिए, जब कई ऑप्शनों में लास्ट में 20 मिलेगा तो वो सबके लिए मिलेगा। तो इस तरह का ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी आप करके ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। और भी बहुत सारे लूप होल्स होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब चूंकि ये किस्त का मामला है तो सवाल देखिए ऐसे बनाए जाते हैं, वो सेटिंग होती है, हर नंबर हर सवाल में फिट नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है
कि अगर लगभग में पूछता होगा तो ये वाला आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि लगभग में तो कुछ और भी आ सकता है और कुछ चीज़ें छोड़ी भी जा सकती हैं। ये सिर्फ वहीं काम करेगा जहाँ लगभग की बात ही नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए ज़रा एक और प्रश्न देखते हैं और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर हो जाए। यहाँ पे देखिए ज़रा इस प्रश्न को, कहा कि कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। अब यहाँ पे कहा कि कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। कहा यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया है। अब देखिए, इनके पहले वाले प्रश्न में क्या होता था कि ये वाला पार्ट ऑप्शन में होता था और जहाँ कुछ दिया था वहाँ पे संख्या दी हुई होती थी। अब यहाँ पे इस पार्ट को प्रश्न में कर दिया और जो प्रश्न में होता था उसे ऑप्शन में कर दिया। ठीक है, तो धन से अब किस्त तक पहुँचना है ना? नहीं, किस्त से अब धन तक पहुँचना है और पहले धन से किस्त तक पहुँचना होता था। तो देखिए यहाँ पे कहा है ना कि 2 वार्षिक किस्तों में, यानी कि 2 बार करके ये 882 रुपये चुकाया है और एक बार और 882 चुकाया होगा, क्योंकि किस्तें बराबर होती हैं। तो यहाँ इतना चुकाया, फिर यहाँ इतना चुकाया। ठीक, अब चूँकि ये 5% है, तो अब देखिए कि वो कौन सा धन है जिसका आप 5% निकालेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। तो आपको एक झटके में दिख जाना चाहिए कि यही वो धन है जिसका आप 5% निकालेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, और बाकी के ऑप्शनों में ऐसा नहीं है। बाकी के ऑप्शनों में ऐसा नहीं है और इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप आनंद भी उठा रहे होंगे। ठीक, तो इस तरह से हम प्रश्नों के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा इन प्रश्नों को आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बल पे इस लॉजिक को भूल जाइए जैसे आप करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ट्रिक हों, बहुत सारे फार्मूले हों, लेकिन मैं बहुत ही यकीन के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस लॉजिक से बेहतर कोई ट्रिक नहीं हो सकता है और इसका शार्पनेस इतना ज़्यादा है और दिमाग पे कोई लोड भी नहीं पड़ने वाला है। बस ज़रूरत है कि आप इस तरह के अप्रोच को डेवलप करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह के बाकी सेशंस भी आते रहेंगे, अतः आप इस द एग्ज़ाम सवार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे भी दबा लें कि जब भी कोई नया वीडियोज़ पड़े, नए सेशंस के साथ हम आएँ। इसी तरीके से बेहतर स्किल्स सिखाते रहेंगे आपको और वो आपको मिलते रहें। मेरे साथ तब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। धन्यवाद।